आप सभी लोगों का राम जीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी क्वथनांक उन्नयन पर, क्वथनांक उन्नयन मूललता में संबंध, और फाइनली लास्ट में हमने क्वथनांक उन्नयन और अणुभार में, विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध आपको बता दिया था। बच्चों, अब लगभग ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। इसमें दो छोटी सी परिभाषाएं, उन पर और फोकस करते हैं, फिर उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट पड़ाव पर चलते हैं। तो बच्चों, इसके बाद में हम लोगों को आज समझना है, क्या समझना है? आज हम लोगों को समझना है बच्चों आणविक आणविक उन्नयन स्थिरांक। या ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक या फिर मूलर उन्नयन स्थिरांक। इस पर चर्चा करनी है कि ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, और आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। इस पर बात करनी है बच्चों। तो देखिए, 100 ग्राम विलायक लेंगे हम। 100 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनअपघट्ट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वही उसका क्या कहलाता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो लिखेंगे 100 ग्राम, कलर थोड़ा सा चेंज कर लें क्या? क्यों भाई? चलो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लिखेंगे 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्ट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बच्चों, मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा के बाद में हम लोग बात करेंगे। देखिए, मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा हो गई। इसका फार्मूला होता है डेल्टा टी बी
बराबर 100 गुणा के गुणा स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। ये होगा। अब इसी के साथ साथ मोलर के साथ साथ हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक भी देखेंगे। क्या देखेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? आइए चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो बस सेम परिभाषा होगी दोनों की, कुछ नहीं आपको करना है। जहाँ पर आपने 100 लिखा है वहाँ पर आपको करना है 1000। 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्फील विद्युत अपघट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को मोलर लिखा है, यहाँ पे लिख देना मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है डेल्टा टी बी बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। ये बच्चों हो गया। तो ये जो परिभाषा है, ये जो परिभाषा है इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये परिभाषाएं आपसे 1 नंबर में पूछ ली जाती है, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ ली जाती हैं कि मोलर उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हो, या मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हो। तो ये परिभाषाएं आपको पता होनी आवश्यक है। चलिए इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट पड़ाव पर चलते हैं, जिसमें हम लोगों को बात करनी है। किस पर बात करनी है? जी हाँ, जिस पर हमें बात करनी है हिमांक अवनमन पर। इस पर हिमांक अवनमन पर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? हिमांक अवनमन। बच्चों, हिमांक अवनमन समझने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा हिमांक के विषय में कि हिमांक क्या होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने 6th-7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, हिमांक वह निश्चित ताप है जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, हिमांक कहलाता है। आप लोगों ने क्लास 6th-7th स्टैंडर्ड में यही बात पढ़ी होगी कि हिमांक वह निश्चित ताप है जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। परंतु अब चूंकि आप 10+2 लेवल में हो, तो यहाँ पर आप ऐसी परिभाषा लिखोगे तो उसका इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। तो अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए आपको क्या करना है, हिमांक की थोड़ी सी स्टैंडर्ड परिभाषा आपको बतानी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बताएंगे, हिमांक वह निश्चित ताप है जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। तो चलिए इसको बिना किसी देरी के हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे हिमांक वह निश्चित ताप है, वह निश्चित ताप है जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, के बराबर हो जाता है। हिमांक कहलाता है, हिमांक
कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? इसे इसे टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों आपको हिमांक समझ में आ गया होगा। हिमांक वह निश्चित ताप है जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। अब बच्चों हमें बात करनी है हिमांक और नमन की। किसकी बात करनी है? हिमांक और नमन की। तो चलिए पढ़ लेते हैं हिमांक और नमन। क्या पढ़ लेते हैं? हिमांक और नमन। तो हिमांक और नमन को जरा देख लीजिए। क्या लिखेंगे? जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट पदार्थ को मिलाया जाता है। पदार्थ को मिलाया जाता है। जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्ट को मिलाया जाता है तो इससे प्राप्त विलयन का हिमांक सदैव शुद्ध विलायक के इससे प्राप्त विलयन का हिमांक लिख दिया। इससे प्राप्त विलयन का वाष्प दाब सदैव शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम होता है। इसीलिए विलयन का हिमांक भी शुद्ध विलायक के हिमांक से कुछ कम होता है। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं।
जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अन्य घट पदार्थ को मिलाया जाता है तो इससे प्राप्त विलयन का वाष्प दाब सदैव शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कुछ कम होता है, इसीलिए विलयन का हिमांक भी सदैव शुद्ध विलायक के हिमांक से कुछ कम होता है। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक अवनमन कहते हैं। इससे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी शुद्ध विलायक का हिमांक TF0 है तथा इसके विलयन का हिमांक TFS है तो हिमांक में अवनमन डेल्टा TF इज इक्वल टू, ज़्यादा कौन सा है, विलायक का ज़्यादा होगा, कम कौन सा है, विलयन का। तो यहाँ से आप लिखोगे TF0 माइनस TFS। ये बच्चों आ गया आपका फार्मूला। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग आगे बात कर लेते हैं हिमांक अवनमन का ग्राफ। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमांक अवनमन का ग्राफ। हिमांक अवनमन का ग्राफ। हिमांक अवनमन का ग्राफ। आइए बच्चों, हिमांक अवनमन के ग्राफ को हम लोग समझते हैं, कैसे हम लोग हिमांक अवनमन का ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों, उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, आइए चलिए देख लेते हैं हिमांक अवनमन के ग्राफ के लिए। ठीक, ये कौन सा अच्छा है, YH। ये कौन सा अच्छा है, XH। YH किसको प्रदर्शित करता है, वाष्प दाब को। वाष्प दाब को। जबकि XH किसको प्रदर्शित करता है, XH प्रदर्शित करता है ताप को। ये रहा आपका मूल बिंदु, यहाँ पर वाष्प दाब भी 0 है, ताप भी 0, दोनों बंद। अब बच्चों इसको और अच्छे समझिए, इसमें क्या करना होता है आपको। जैसे मान लो आपने क्या किया, एक कोई पात्र लिया, इधर ध्यान समझो, ये कोई पात्र लिया। इस पात्र में पहले क्या भरना है, इस पात्र में जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, शुद्ध विलायक भर दिया। इसमें क्या किया, शुद्ध विलायक भर दिया।
चलिए शुद्ध विलायक भरे दे। इसमें हमने क्या किया, शुद्ध विलायक भर दिया। क्या भर दिया बच्चों, इसमें हमने शुद्ध विलायक भर दिया। ये क्या भरा हुआ है, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक। तो बच्चों जैसे ये आपका एक पात्र है जिसमें शुद्ध विलायक भरा हुआ है, इसको आप कहीं ना कहीं पर रखोगे, मान लीजिए कमरे पर रखा है, तो कमरे का ताप जीरो तो होगा नहीं, तो इसका मतलब टेम्परेचर जीरो तो होगा नहीं, टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा। कमरे का टेम्परेचर कितना होता है, 25 से 35 के बीच में कहीं होता है, तो उतना ही टेम्परेचर ले लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पर है आपका टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब कितना होगा, जीरो तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। तो मान लीजिए शुद्ध विलायक का इस पर कितना वाष्प दाब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है शुद्ध, ये किसका है, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब इस वाष्प दाब को आपको कम करना है। क्या करना है, वाष्प दाब को कम करना है। और वाष्प दाब कम करने के लिए आपके पास में एक ही प्रोसेस, कौन सा, टेम्परेचर कम करो। इसके अलावा और कोई प्रोसेस है, कोई प्रोसेस नहीं। तो टेम्परेचर कम कीजिए। इसका जब हम टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करने के लिए इधर आएंगे, टेम्परेचर कम करने पर वाष्प दाब भी कम होगा। कुल मिला के कुछ ऐसा आएगा। क्या होगा, कुछ ऐसा आएगा। मान लीजिए यहाँ आते आते ये ठोस अवस्था में कुछ ऐसा आएगा, यहाँ आते आते ये ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगा। क्या होने लगा, ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगा। तो ये जो टेम्परेचर है ये इसका क्या कहलाएगा, ये जो टेम्परेचर होगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा TF0। ये किसका है, शुद्ध विलायक का। किसका है, शुद्ध विलायक। किसका है, शुद्ध विलायक का। अब बच्चों इसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अवाष्पशील विलेय मिला है, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय ऐड कर रहे हैं। तो अवाष्पशील विलेय जैसे ऐड करेंगे तो इसका वाष्प दाब कुछ कम हो जाएगा। ये हो गया तन विलयन का। वाष्प दाब कम हुआ। अब और वाष्प दाब इसका कम करना है तो टेम्परेचर इसका डाउन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर इसका ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता, किसमें, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता। तो अगर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा तो ये हो गया आपका तन विलयन का। इसका हो गया तन विलयन का। इसको हम लोग लिखेंगे TF1। फिर जितना आपने ऐड किया था उतना ही इसमें और ऐड कर दिया, और ऐड कर दिया तो ये हो गया आपका सांद्र विलयन, सांद्र विलयन का। सांद्र विलयन का है तो ये भी डाउन कर लो।
इस पर ये TFS2 ये हो गया। बच्चों जरा ध्यान देना, तो देखिए जरा ध्यान समझिए, जैसे ही ये शुद्ध विलायक था तब इसका कितना आ रहा था, TF0 इतना आ रहा था। जब इसमें आपने विद्युत अपघट्ट मिला दिया तो इसका और कम हो गया, फिर और विद्युत अपघट्ट डाला तो और कम हो गया। तो कहीं ना कहीं जो ये कमी आ रही है, ये कमी किस कारण आ रही है, विलेय पदार्थ ऐड करने से। देखिए पहले कितना था, इतना, फिर कितना हो गया, इतना, फिर कितना हो गया, इतना, और डाल देंगे तो और कम हो जाएगा। तो ये जो कमी आ रही है ये विद्युत अपघट्ट मिलाने पर। विद्युत अपघट्ट का मतलब है विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे तो वैसे से सांद्रता बढ़ेगी, तो सांद्रता ही इफेक्ट कर रही है हिमांक अवनमन को। तो यहाँ से हम जैसे जैसे कम करते जाएंगे वैसे वैसे हिमांक में कमी आती जाएगी। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल है सांद्रता के। अब बच्चों यहाँ पर चूंकि टेम्परेचर का खेल है इसलिए सांद्रता व्यक्त करने की ऐसी विधि का सिलेक्शन करना है। कौन सी विधि का, जिसमें ताप का प्रभाव ना पड़ता हो, ताप स्वतंत्र विधि। तो ताप स्वतंत्र विधि यहाँ पर मोलैलिटी ले ली गई है, तो यहाँ हो गया मोललता। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, तो कांस्टेंट लग गया KF इंटू एम। अच्छा हम जानते हैं m बराबर होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W। ये यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W। या इसको सही से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। ऐसे भी लिखा जा सकता ये। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर देखा कि किसी विलयन का जो क्वथनांक हिमांक अवनमन है, किसी विलयन का हिमांक अवनमन उस विलयन की मोललता के समानुपाती तथा अणुभार के तथा विलेय पदार्थ के अणुभार के विद्युत क्रमानुपाती होता है। अगर इन सबको कांस्टेंट मान लें तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा TF इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन m, मतलब विलेय पदार्थ का अणुभार। तो ये बच्चों हो गया हिमांक अवनमन और हिमांक अवनमन का ग्राफ। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा।
बच्चों उसी के आगे हम लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी रह गई है, कौन सी? परासरण दाब। तो आज हम लोगों को उसी पर चर्चा करनी है, जिस पर परासरण दाब। परासरण दाब पर हम लोगों को चर्चा करनी है कि परासरण दाब क्या होता है। तो बच्चों परासरण दाब समझने से पहले हम लोगों को परासरण समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? परासरण। और बच्चों परासरण समझने से पहले थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी हमें झिल्ली पर। किस पर? झिल्ली पर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग झिल्ली पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में परासरण पर चर्चा करेंगे और फिर फाइनली हम लोग परासरण दाब पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झिल्ली। झिल्ली क्या हो? झिल्ली एक ऐसा पारदर्शी अथवा अपारदर्शी माध्यम है जो दो द्रवों को पृथक पृथक करता है या दो माध्यमों को पृथक पृथक करता है। झिल्ली एक ऐसा पारदर्शी अथवा अपारदर्शी माध्यम है जो दो द्रवों को पृथक पृथक या दो माध्यमों को पृथक पृथक करता है। झिल्लियाँ जो होती हैं बच्चों ये तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। नंबर एक पारगम झिल्ली, नंबर एक पारगम्य झिल्ली, नंबर दो अपारगम्य झिल्ली, और नंबर तीन अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली। बच्चों झिल्लियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। एक तो हो गई पारगम, एक हो गई अपारगम, एक हो गई अर्धपारगम। पारगम्य झिल्ली क्या होती है? वह झिल्ली, ऐसी झिल्ली जिससे क्या होता है, मतलब दोनों विलयनों में से विलेय और विलायक के अणु किसी भी विलयन में आ जा सकते हैं। मतलब विलेय विलायक के अणु एक ओर से दूसरी ओर तथा दूसरी ओर से पहली ओर आ जा सकते हैं। ऐसी झिल्ली को हम लोग पारगम, पारगम का मतलब आर पार हो जाना। पारगम का मतलब क्या है बच्चों? आर पार हो जाना। तो वह झिल्ली जिसमें क्या होता है, एक विलयन दूसरे विलयन में और दूसरा विलयन पहले विलयन में आ जा सके, ऐसी झिल्ली को हम लोग पारगम झिल्ली कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अपारगम झिल्ली। ये क्या है? वह झिल्ली जिससे क्या होता है, एक विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के अणु दूसरे विलयन में न जा सके, आर पार न जा सके, तो ऐसी झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे? अपारगम झिल्ली। वह झिल्ली जिससे विलेय और विलायक दोनों के अणु एक विलयन से दूसरे विलयन में तथा दूसरे विलयन से पहले विलयन में आर पार ना आ जा सके, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहें? ऐसी झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे? अपारगम झिल्ली। अब बच्चों बात कर लेते हैं अर्धपारगम झिल्ली की। ये क्या होती? तो वह झिल्ली जिससे क्या होता है, जिससे केवल विलायक के अणु, वह झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु एक विलयन से दूसरे विलयन में आ जा सके, ऐसी झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहते हैं बच्चों? ऐसी झिल्ली को हम लोग कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। फिर से एक बार समझ लीजिए, वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के अणु एक विलयन से दूसरे विलयन में आ जा सके, ऐसी झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अर्धपारगम झिल्ली। जैसा आप लोगों ने देखा होगा बकरे के आशय की झिल्ली कुछ अर्धपारगम झिल्ली जैसी होती है। अंगूर के दाने के ऊपर उपस्थित झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली जैसी होती है। किशमिश के दाने के ऊपर उपस्थित झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली जैसी होती है।
कृत्रिम रूप से तैयार की गई कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली भी अर्धपारगम झिल्ली जैसा व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो कृत्रिम रूप से कौन सी झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली तैयार की गई है? कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। तो याद रखना, पेपर में अगर आ जाए कि कृत्रिम रूप से तैयार की गई अर्धपारगम झिल्ली कौन सी है, तो वह है कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। तो बच्चों, झिल्ली पर हम लोगों ने बातचीत कर ली। अब हम उम्मीद करते हैं झिल्ली समझ में आ गई होगी। अर्धपारगम झिल्ली ऐसी झिल्ली है जिसमें से केवल विलायक के अणु एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर आ जा सकते हैं। तो ऐसी झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे परासरण की। इसकी परासरण, परासरण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, तनु विलयन में उपस्थित विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर सांद्र विलयन की ओर प्राकृतिक प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। फिर से एक बार समझते हैं। क्या अभी आपको बताया? अभी आपको हमने बताया है तनु विलयन में उपस्थित विलायक के अणु, जैसे मान लीजिए इसमें बच्चों हम कोई झिल्ली लगाए दे रहे हैं, मान लीजिए चलिए, जैसे मान लीजिए इसमें कोई विलयन भरा हुआ, अब देखिए जैसे बच्चों इस साइड हमने क्या भर दिया है, हाँ ये देखिए बच्चों, इस साइड ये मान लीजिए जो भरा हुआ विलयन है, ये कौन सा विलयन है?
ये बच्चों मान लीजिए तनु विलयन, कैसा विलयन है? तनु विलयन। और ये वाला विलयन कैसा है? सांद्र विलयन। कैसा है? सांद्र विलयन। अब आप ये बताओ, तनु विलयन में विलायक के अणु ज्यादा होंगे कि सांद्र विलयन में? तो आंसर है तनु विलयन में विलायक के अणु ज्यादा होते हैं, विलय के कम होते हैं, और सांद्र विलयन में लगभग बराबर होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर विलायक के अणु ज्यादा हैं, तो विलायक के अणु क्या करेंगे? तनु विलयन से, कहाँ से? तनु विलयन से स्वतः ही अर्धपारगम झिल्ली में से होकर सांद्र विलयन की ओर जाएंगे, और इनका स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण। तो जरा ध्यान समझिए, तनु विलयन में उपस्थित विलायक के अणुओं का, इसमें तनु विलयन में उपस्थित विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह या प्राकृतिक प्रवाह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। फिर समझ लीजिए, तनु विलयन में उपस्थित विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर स्वतः प्रवाह या प्राकृतिक प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तनु विलयन में उपस्थित विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो परासरण उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तनु विलयन में उपस्थित विलायक के अणुओं का तनु विलयन में उपस्थित विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर सांद्र विलयन की ओर प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। चलिए लिख लेते हैं इसको। तनु विलयन तनु विलयन में उपस्थित विलायक के अणुओं का तनु विलयन में उपस्थित विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर अर्धपारगम झिल्ली में से होकर सांद्र विलयन की ओर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। तनु विलयन में उपस्थित विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अच्छा, परासरण का विलोम है विसरण। क्या है विसरण? इसमें क्या होता है? विलेय और विलायक दोनों के अणु तब तक आते जाते हैं जब तक दोनों विलयनों की सांद्रताएं समान नहीं हो जाती। तो इसमें लिखेंगे सांद्र विलयन में उपस्थित सांद्र विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं का
विलेय के अणुओं का तन विलयन की ओर प्रवाह, तन विलयन की ओर प्रवाह विसरण कहलाता है। शांत विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं का तन विलयन की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विसरण कहलाता है। अब बच्चों इसके बाद में अगर हम आगे बात करना चाहें तो आगे हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों? हम लोग बोल सकते हैं कि विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं होती, जबकि परासरण में आवश्यकता होती है। तो परासरण इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसमें अर्धपारगम झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये हो गया परासरण और विसरण। उम्मीद करते हैं आपको परासरण समझ में आया होगा। अब बच्चों यहीं पर हम लोग आगे बातचीत कर लेते हैं। परासरण विसरण में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, क्यों बच्चों? परासरण और विसरण में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद में बच्चों हम इसके बाद में बात कर लेते हैं बाह्य परासरण की और अंतः परासरण की। चलिए अब हम लोगों को समझना है, क्या समझना है? बाह्य परासरण और अंतः परासरण। देखिए बाह्य परासरण या अंतः परासरण क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में एक पात्र है, एक ये पात्र, दो पात्र हैं। इसमें इस वाले पात्र में जरा ध्यान देना, जैसे ये इसमें मैंने भर दिया, क्या भर दिया? इसमें भर रहे हैं शुद्ध जल। ये क्या है? जल। ये शुद्ध जल है। ठीक, इसमें क्या भरे दे रहे हैं? इसमें मान लीजिए संतृप्त विलयन, क्या है? इसमें संतृप्त विलयन।
इसमें बच्चों क्या है, इसमें शुद्ध जल है और शुद्ध जल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक बिल्कुल मरा हुआ सा किशमिश का दाना डाल रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, एक अंगूर का दाना डाल रहे हैं, ये अंगूर का दाना, और इसको डालकर रात भर के लिए छोड़ देंगे। तो आप देखोगे ये है, मान लीजिए चीनी का संतृप्त विलयन, चीनी का संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, और ये है शुद्ध जल, शुद्ध जल। अब अगर इसको रात भर पड़ा रहने दोगे तो आप क्या देखोगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस आते हैं। होता ये है कि इसमें क्या होगा, जो ये पानी है ये बाहर से इसके अंदर आएगा और रात भर में ये फूल जाएगा। इसमें क्या होता है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये किशमिश का दाना जो है, किशमिश के दाने के अंदर क्या होता है, जो सल्यूशन होता है किशमिश के दाने के अंदर वह सांद्र है किसकी तुलना में, जल की तुलना में, और किशमिश के दाने के ऊपर अर्धपारगम झिल्ली होती। तो होगा क्या, बाहर जो जल है वो किशमिश के दाने के अंदर चला जाएगा, अर्धपारगम झिल्ली में से होकर विलायक के अणु, विलायक के अणु कहाँ जाएंगे, सांद्र विलयन में जाएंगे, जिसके कारण ये फूल जाता है। तो इसमें विलायक के अणु किशमिश के दाने के अंदर गए, तो जब अंदर जाते हैं तो इसको बोलते हैं अंतःपरासरण। क्या कहते हैं, अंतःपरासरण। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब परासरण क्रिया पदार्थ में अंदर की ओर होती है तो उसे क्या कहते हैं, अंतःपरासरण। जब परासरण क्रिया पदार्थ में अंदर की ओर होती है तो उसे क्या कहते हैं, अंतःपरासरण कहते हैं। और वहीं पर जब परासरण क्रिया पदार्थ से बाहर की ओर होती है तो उसे बाह्य परासरण कहते हैं। इसमें क्या है कि इसके अंदर भरा हुआ, जो अंगूर के दाने के अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है वो तनु है, और काहे में पड़ा है, चीनी के संतृप्त विलयन में वो सांद्र है। तो अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स, विलायक के अणु क्या होंगे, बाहर की ओर आ जाएंगे, जिसके कारण ये सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे अंदर जो विलायक के अणु हैं वो बाहर आ जाते हैं, इसकी वजह से ये सिकुड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को बाह्य परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य परासरण, इसको कहते हैं बाह्य परासरण। समझ में आई बात नहीं है? तो अंतःपरासरण क्या है और बाह्य परासरण क्या है, उम्मीद करते हैं दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी। कि जब परासरण क्रिया पदार्थ में अंदर की ओर होती है तो उसे अंतःपरासरण कहते हैं, और जब बाहर की ओर होती है तो उसे बाह्य परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य परासरण कहते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने परासरण पर काफ़ी चर्चा कर ली। अब इसके बाद में चलते हैं आगे परासरण दाब पर। किस पर चलते हैं, परासरण दाब पर। तो चलिए बिना किसी देरी के परासरण दाब हम लोग पढ़ना स्टार्ट। परासरण दाब। अब हम लोगों को समझना है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब। चलिए हेडिंग डालते हैं, परासरण दाब। परासरण दाब। बच्चों परासरण दाब क्या है, परासरण दाब क्या है, आइए चलिए इसको हम समझते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये कोई पात्र ले लिया,
ठीक बच्चों, क्या किया, ये कोई हमने पात्र ले लिया। ये एक पात्र हमने ले लिया और इस पात्र पर हमने क्या किया, बीच में अर्ध पारगम झिल्ली लगा दी। ये अर्ध पारगम झिल्ली लगा दी। और बच्चों इधर हमने भर दिया ये इधर क्या भर दिया हमने, इधर भर दिया है हमने शुद्ध विलायक। क्या भर दिया है इधर हमने, इधर हमने भर दिया शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। और ये बीच में क्या लगी है, ये है अर्ध पारगम झिल्ली, अर्ध पारगम झिल्ली, ये अर्ध पारगम झिल्ली। और इधर क्या भरते हैं, इधर मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सांद्र विलयन भर दिया। ये क्या है बच्चों, ये जो आपके सामने है ये है बच्चों सांद्र विलयन। कैसा है,
तनु विलयन मान लो, हटाओ इसको, शांत विलयन नहीं, इसको तनु विलयन, तनु विलयन। अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये पिस्टन डाल दें। अब बच्चों होगा क्या, होगा ये कि चूंकि बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगी है, तो अर्धपारगम झिल्ली लगे होने के कारण क्या होगा, यहाँ से शुद्ध विलायक के जो अणु हैं ये स्वतः ही अर्धपारगम झिल्ली में से होकर तनु विलयन की ओर आने लगेंगे। बच्चों जरा ध्यान समझो, यहाँ पर शुद्ध विलायक है और यहाँ पर है तनु विलयन, तो क्या होगा कि जो शुद्ध विलायक के अणु हैं ये स्वतः ही अर्धपारगम झिल्ली में से होकर तनु विलयन की ओर आने लगेंगे, विलयन की ओर आने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, इनको इधर से इधर आने से रोकना है। क्या करना है, ये जो इधर से इधर आ रहे हैं मतलब इनका जो परासरण हो रहा है उसी को रोकना है, और उसको रोकने के लिए पिस्टन द्वारा आपको जितना भी इस पर दाब लगाना पड़ेगा उसी दाब को हम लोग कहते हैं परासरण दाब। अर्थात परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए दाब को परासरण दाब कहते हैं, या वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकता है क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। आप लिख सकते हो इसको, वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकता है। वह दाब जो परासरण क्रिया को रोकता है परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से, एनसीईआरटी पाई से प्रदर्शित करती है, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। करते हैं। इसका मात्रक, इसकी इकाई लिखें, मात्रक लिखें, इसकी इकाई वायुमंडल, वायुमंडल होती है। तो ये हो गया बच्चों परासरण दाब। क्या हो गया, परासरण दाब। परासरण दाब के बाद में, हाँ तो बच्चों इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे बायल वन हाफ, मतलब परासरण दाब के नियम। अब हमारा नेक्स्ट है टॉपिक है परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम। कैसा लिख रहा है, गाया लिखते हैं। परासरण दाब के नियम।
परासरण दाब के नियम। इसके निम्न दो नियम हैं। कितने नियम? दो नियम। नंबर एक, बॉयल। नंबर एक, बॉयल। बॉयल वांट हाफ नियम। नंबर एक, बॉयल वांट हाफ नियम। बॉयल वांट हाफ नियम। नंबर दो, चार्ल्स वांट हाफ नियम। तो बॉयल वांट हाफ नियम क्या कहता है? ये कहता है, क्या कहता है? स्थिर ताप पर, काहे पर? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब उसकी सांद्रता, काहे के? सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ये होता है। बच्चों, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, तो ये के सी हो जाएगा, या पाई अपॉन सी बराबर के हो जाएगा, जहाँ के एक नियतांक, जहाँ के एक नियतांक है। यानी यहाँ से लिख सकते हो आप पाई 1 अपॉन C1 बराबर पाई 2 अपॉन C2, ये आ गया। अब इसके बाद में दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे, चार्ल्स वांट हाफ नियम। कौन सा? चार्ल्स वांट हाफ नियम। चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। इसमें किसको स्थिर करना है? स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का, किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती। यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। यहां भी क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू के टी, या पाई अपॉन टी पाई अपॉन टी बराबर के, जहां के एक नियतांक है। अर्थात आप लिख सकते हो पाई 1 अपॉन T1
बराबर π2/T2। ये यहाँ पर चार्ल्स का नियम। तो बायल और चार्ल्स दोनों का नियम आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं, इसके आगे हम लोग बात करेंगे वान हाफ विलियन समीकरण पर। इस पर वान हाफ विलियन समीकरण, तो हेडिंग डालेंगे हम वान हाफ विलियन समीकरण। वान हाफ विलियन समीकरण, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए लिखते हैं, बायल वान हाफ एवं चार्ल्स वान हाफ नियमों को एक साथ करने पर एक समीकरण प्राप्त होता है। एक समीकरण प्राप्त होता है जिसे वान हाफ विलियन समीकरण कहते हैं। देखिए बायल के अनुसार क्या था, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, इनके अकॉर्डिंग क्या था, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। अब दोनों को जब साथ साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी टी, यही तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी और टी। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगता है, तो पाई इज इक्वल टू सी एस टी, जहां एस विलियन स्थिरांक है, विलियन स्थिरांक है। अच्छा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, C बराबर होता है n/v। जानते हो कि नहीं जानते हो, तो रख सकते हो यहाँ से। तो पाई इज इक्वल टू n/v एस टी, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, पाई v बराबर n/s/t। अच्छा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, n बराबर W/m, जानते हैं। तो पाई v बराबर W/m/s/t, ये तो जाएगा पाई v बराबर W/m/s/t, ये हो जाएगा। जहां पाई बराबर परासरण दाब, v बराबर आयतन, आयतन का हम लोग है भैया लीटर में, परासरण दाब का हम लोग है वायुमंडल में।
W क्या है? विलय की मात्रा। काय में? ग्राम में। यम क्या है? विलय का अणुभार। विलय का अणुभार। टी क्या है? ताप। ये काय में? केल्विन में। और एस क्या है? एस है विलियन स्थिरांक। इसका मान होता है, मान रखने से पहले चलिए इसका मात्रक निकाल दे रहे हैं एस का। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा है पाई वी बराबर एन एस टी। एन और टी का इसमें भाग दे दो तो पाई इंटू वी अपॉन एन इंटू टी बराबर एस। अब मात्रक निकालना है इसका, तो पाई का मात्रक होता है वायुमंडल, वायुमंडल, और इसका होता है लीटर, और इसका होता है मोल, और इसका होता है केल्विन। तो आप लिख सकते हो यस विलियन स्थिरांक, इसका मान होता है 0.0821। मात्रक क्या है? लीटर वायुमंडल, लीटर वायुमंडल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ये होता है इसका फार्मूला, लीटर वायुमंडल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आया हो। बच्चों परासरण में इतना। अब इसके बाद में थोड़ा सा परासरण में और जान लेते हैं। एक और हेडिंग है इसमें, समपरासरी। समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन क्या होता है? वे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं, समपरासरी विलयन कहलाता है। वे विलयन जो समान दाब पर समान परासरण दाब रखते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। मान लीजिए दो विलयन है, जिनका समान ताप, टेम्परेचर कैसा है? समान, मतलब T1 बराबर BT है और T2 बराबर BT है। समान ताप पर उन दोनों का परासरण दाब समान है। पाई 1 किसके हो जाता है? बराबर पाई 2 के। मान लीजिए पहले का हुआ परासरण दाब पाई 1 है, दूसरे कितना है? पाई 2। तो माना दो विलयनों का समान ताप पर परासरण दाब पाई 1 व
पाई 2 है। तो बच्चों आप जानते हो परासरण दाब का भी हमने फार्मूला लिखा था, पाई बराबर सी एस टी। तो ये हो जाएगा पाई 1 बराबर C1 एस T1, T1 का मतलब टी, और पाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2 एस टी, ये भी हो जाएगा। अब समपरासरी के लिए समपरासरी कंडीशन क्या है? समपरासरी विलयनों के लिए क्या होगा? पाई 1 बराबर पाई 2, पाई 1 का मान है C1 एस T1 बराबर C2 एस T2, 1 का है लिख दिया, जब इसका मतलब है वही टी है, तो ये C2 एस टी। तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा? यहाँ से होगा एस टी से एस टी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? इधर देख लीजिए, C1 बराबर C2। अच्छा हम जानते हैं, क्या जानते हैं? C बराबर होता है N/V, जानते हैं? तो यहाँ हो जाएगा N1/V1 बराबर N2/V2। अच्छा हम ये भी जानते हैं N बराबर होता है W/M, जानते हैं क्या? तो यहाँ से हो जाएगा W1/M1/V1 बराबर W2/M2/V2, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा W1/M1/V1 बराबर W2/M2/V2। ये आ गया बच्चों समपरासरी के लिए डेरिवेशन। अब इसके बाद में समपरासरी के बाद में आगे हम लोग बात कर लेते हैं समदाबी विलयन की। किस पर बात कर लेते हैं? समदाबी विलयन। समदाबी विलयन, इसमें क्या लिखेंगे? वे विलयन जो समान ताप पर समान वाष्प दाब रखते हैं, वाष्प दाब रखते हैं, क्या कहलाते हैं? समदाबी विलयन कहलाते हैं। समदाबी विलयन कहलाते हैं। इसके बाद समदाबी क्या है? वे विलयन जो समान दाब पर समान वाष्प दाब रखते हैं, समदाबी विलयन कहलाते हैं। इसके बाद में बच्चों हमें पढ़ना है अतिपरासरी विलयन, अतिपरासरी विलयन और अल्पपरासरी विलयन। अल्पपरासरी विलयन ये क्या होते हैं? समान ताप पर दो विलयनों में अधिक परासरण दाब वाले विलयन को क्या कहते हैं? अतिपरासरी विलयन को क्या नहीं था? अति कर दी, अति मतलब अधिक हो जाए, इसका अतिपरासरी
समान ताप पर दो विलयनों में अधिक परासरण दाब रखने वाले विलयन को अतिपरासरी विलयन और कम परासरण दाब वाले विलयन को अल्प परासरी विलयन कहते हैं। अल्प परासरी विलयन कहते हैं। अतिपरासरी और अल्प परासरी विलयन कहते हैं। तो बच्चों अब इसका एक लास्ट टॉपिक और बचा है, उसको हम लोग देख ले रहे हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण बच्चों, प्रतिलोम परासरण को हम लोग जानेंगे कि प्रतिलोम परासरण क्या है। आइए चलिए देख लेते हैं। इसे इधर बच्चों हमने क्या भर दिया, ठीक है। अब बच्चों यहां पर क्या भरा हुआ, ये मान लीजिए शुद्ध जल है। अब देखिए बच्चों क्या है, ये भरा है समुद्री जल, समुद्री जल, और ये है आपका शुद्ध जल। ये सॉरी, ये है आपका शुद्ध जल।
तो होगा क्या, बीच में है ये अर्धपारगम झिल्ली। अब जरा ध्यान देना बच्चों, होगा क्या भाई, विलायक के अणु, शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के थ्रू समुद्री जल में आने लगेंगे, क्योंकि ये शुद्ध विलायक और ये विलयन है, क्योंकि आपको पता है समुद्री जल में क्या क्या होता है। तो क्या होगा, शुद्ध विलायक के अणु अपने आप स्वतः ही अर्धपारगम झिल्ली में से होकर समुद्री जल की ओर आने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर ये लगा है पिस्टन, पिस्टन के द्वारा आपको दाब लगाना है। कितना दाब लगाना, देखिए अगर इतना दाब लगाया कि ये इसको रोक पाया तो हो गया परासरण दाब, तो इसका इधर आना रुक जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, उससे भी अधिक दाब लगाना है, मतलब परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाना। जब परासरण दाब से अधिक दाब लगाओगे तो होगा क्या, मतलब विलयन में उपस्थित विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली में से होकर कहाँ जाने लगेंगे, शुद्ध जल में जाने लगेंगे। मतलब परासरण होने लगेगा विपरीत दिशा में, इधर होना चाहता था इधर की जगह इधर होने लगेगा, इसीलिए इसको कहते हैं प्रतिलोम परासरण। क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण। तो यदि सांद्र विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो परासरण क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। यदि सांद्र विलयन में परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण क्रिया विपरीत दिशा में होने लगते हैं। इस क्रिया को प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने जाएंगे वान-हाफ गुणांक पर। किस पर, वान-हाफ गुणांक पर। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।